हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। है ना, लास्ट क्लास में हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस की, है ना, चैप्टर वाइज। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी सॉल्यूशन चैप्टर की, और आज वाले सेशन में जो हम यहाँ आपके लिए लेके आए हैं वो है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, विद्युत रसायन जिसको आप बोलते हो। इस चैप्टर के बारे में हम यहाँ पे इससे किस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, उस उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डिटेल सॉल्यूशन समझेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, राइट। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। तो सिंपल सिंपल है बट कॉन्सेप्चुअल है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि कौन सा सेल कॉपर इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन करेगा। अब पहली चीज यहाँ पे लिखा है, देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव, दैट मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? आपको पता है कि जब कोई इलेक्ट्रोड अपने पास जो है, कोई सेल है जिसमें कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 मोलर, कंसंट्रेशन होना चाहिए आयन का कितना, 1 मोलर, और जो टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन होनी चाहिए वो आपको पता है कि रूम टेम्परेचर, और प्रेशर आपका होना चाहिए 1 बार। तो जहां आपको ये कंडीशन मिल जाए, है ना, उस कंडीशन में जब हम उस सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं उसको हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस में दिए हैं सेल के रिप्रेजेंटेशन। आपको उनसे पता करना है कि कौन सा वाला रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करेगा, राइट। तो सबसे पहला ऑप्शन आप यहाँ पे देखो। बाई दी ऑप्शन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, है ना। तो प्लेटिनम H2 है, गैस है, उसके बाद 0.1 बार। देखो, स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए प्रेशर होना चाहिए था 1 बार, लेकिन यहाँ पे कितना है, 0.1 बार। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, है ना। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। तो प्लेटिनम देन H2, देन कंडीशन लिखिए 1 बार, जो कि आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन है, बिल्कुल सही। H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन भी दिया है 1 मोलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपर 2 प्लस का कंसेंट्रेशन कर दिया 2 मोलर, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने क्या कहा, स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए 1 मोलर कंसंट्रेशन, और साथ में जो प्रेशर कंडीशन होगी यदि गैस है तो वो 1 बार होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा अपना। थर्ड वाले रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। देखो, प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस का प्रेशर दिया है 1 बार, H प्लस कंसंट्रेशन है 1 मोलर, बिल्कुल सही। कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन दी है 1 मोलर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड कंडीशंस को दिखाने वाला रिप्रेजेंटेशन है। और इस कंडीशन में जब हम सेल का पोटेंशियल मेजर करेंगे तो आपको मिलेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। तो ऑप्शन आप मार्क कर देते सी। देखो, लास्ट वाला भी नहीं होता, क्यों? देखो, यहाँ पे तो 1 बार प्रेशर है, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन दे दिया है, जबकि होना कितना चाहिए था, 1 मोलर। तो ऑप्शन आपका फोर्थ भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जब आंसर करोगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर। सिंपल था। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो रिलेटेड है आपका प्लॉट से। उन्होंने कहा है कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव में एक उन्होंने इक्वेशन दिया है, निम्न समीकरण के अनुसार परिवर्तन होता है। इक्वेशन कुछ ऐसे दिया है, देखो हम यहाँ पे ले लेते हैं Mg2 प्लस से Mg, और इक्वल में आपके लिए दे रखा है E0 Mg2 प्लस। देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे सिंपल प्लॉट करना है। ये आपका नर्स इक्वेशन दिया है 0.059 अपॉन में आपका 2, देन आपका दे रखा है log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस आयन, यही है। और इन्होंने पूछा है जो प्लॉट की ई Mg2 प्लस 2 Mg, दैट मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और log Mg2 प्लस के मध्य आपको कैसे यहाँ पे खींचना है ग्राफ। तो वो कैसा आएगा वो आपसे ऑप्शन में पूछा गया है, ठीक। तो पहले नंबर तो हम इस इक्वेशन को ऐसा बना लेंगे कि यहाँ पे जो log है, log के साथ में Mg2 प्लस आ जाए, ना कि अपॉन में, है ना। आप इसको बनाओगे तो कैसा आएगा, देखो, ई तो सेम रहेगा, इक्वल में E0। हमें करना क्या है, देखो, हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को बनाना है कि जो log वाला टर्म है उसमें Mg2 प्लस यहाँ पे कंसिडरेशन है वो अपॉन में ना होके आपका नॉर्मल आ जाए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। Mg2 प्लस को आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर -1 आएगा, उस -1 को हम log में से बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा +0.059 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा log Mg2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन। अब आप इसका प्लॉट कर सकते हो सिंपल स्ट्रेट लाइन से। ये हो जाता है बाई इक्वल AC प्लस M
और ये है एक्स। जब आप इसका प्लॉट देखोगे तो देखो कैसा आएगा। देखो एक्स एक्सिस पे क्या था आपका, लॉग कंसंट्रेशन था किसका, Mg2 + आयन का। तो बस आपको इसको इतना सा रीअरेंज करना था और कुछ नहीं। और बाई एक्सिस पे क्या है, ई Mg2 से Mg, राइट। अब आप यहाँ पे जब स्ट्रेट लाइन से इसको कंपेयर करोगे तो आपको पता है कि M जो कि है स्लोप कैसी है, पॉजिटिव, और C इंटरसेप्ट है, तो आपका सिंपल सा प्लॉट ऐसा हो जाता है। इंटरसेप्ट कितना हो जाता है, E0 Mg2 से Mg, और इसकी जो स्लोप आ जाती है M, वो स्लोप कितनी है अपनी, 0.059 / 2। ये आपकी स्लोप आ जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन देख लो कोई है, ऑप्शन नंबर सेकंड है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाता। सिंपल था, बस आपको थोड़ा सा क्या करना था, रीअरेंज उस इक्वेशन को ऐसा बनाना था कि जो एक्स एक्सिस पे दिया है लॉग Mg2 का कंसिडरेशन, उस फॉर्म में हमें इस इक्वेशन को करना था। राइट, आई होप कि दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। देखो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो ये आपसे पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। ई सेल एंड यहाँ पे दिया है कि सेल अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी दोनों ही विस्तीर्ण गुण है, दैट मीन्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखो पहले नंबर तो आप इनको समझ लो, विस्तीर्ण को इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो गहन यहाँ पे लिखा है या मात्रा विहीन लिखा है उसको बोलते हैं इंटेंसिव इंग्लिश में, ठीक है। तो एक्सटेंसिव का मतलब होता है जो अमाउंट पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन अमाउंट। जो अमाउंट पर डिपेंड करेगी, मात्रा पर निर्भर करती हैं, वो होते हैं एक्सटेंसिव। और जो मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं वो होते हैं, है ना, जो मात्रा पर निर्भर नहीं करती हैं वो होते हैं आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे ई सेल की, तो डेल्टा जी क्या है आपको पता है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है। और आपको हमने बताया था 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में कि जितनी भी प्रकार की एनर्जी होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं, वो अमाउंट पर डिपेंड करती हैं। तो डेल्टा जी तो कैसा हो जाएगा आपका एक्सटेंसिव, लेकिन जो ई होता है, ई होता है आपका इंटेंसिव। जो ई सेल होता है वो कैसा होता है, इंटेंसिव। आपको पता है वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो। पहला ऑप्शन लिखा है कि ई सेल और डेल्टा जी दोनों ही एक्सटेंसिव है, नहीं है। ई सेल तथा सेल अभिक्रिया के दोनों ही आपके इंटेंसिव हैं, ये भी नहीं है ऑप्शन। ई सेल एक मात्रा विहीन है, बिल्कुल सही। और जबकि सेल अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट वाला तो आपका इसका जस्ट अपोजिट लिखा है, राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, देखो जितने भी टाइप की एनर्जी होती हैं वो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, तो वो एक्सटेंसिव होती हैं, दैट मीन्स हिंदी में बोलो तो विस्तीर्ण होती हैं, है ना। और इंटेंसिव में वो आती हैं जो मात्रा पर निर्भर नहीं करती हैं। तो ई सेल जो होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए वो आपका मात्रा विहीन हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा, राइट। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपके लिए लिखा है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन टाइप है कि जब सेल में से कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर को कहते हैं, आपको पता होगा, सेल का ईएमएफ, जिसको आप बोलते हो विद्युत वाहक बल, है ना। जब हम सेल में से कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेते हैं, कोई करंट नहीं लेते हैं, उस टाइम पे उस सेल का जो विभवांतर होता है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ, है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका डायरेक्ट यहाँ पे आप मार्क कर दोगे, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे बात करें तो आपके सामने है ना। इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो है निम्नलिखित में से किसी सेल के अक्रिय इलेक्ट्रोड के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। इनर्ट इलेक्ट्रोड की यहाँ पे बात की गई है ना। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, समझते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड, यह सेल अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बिल्कुल सही है। देखो इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, जो एक आपके लिए माध्यम का काम करता है कि उसमें से क्या होता जाए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए वो वहां पे माध्यम का कार्य करेगा, है ना। लेकिन वो सेल की रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो उसमें जो आपका इलेक्ट्रोड होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है प्लेटिनम की, हम वहां पे रॉड लेते हैं। और प्लेटिनम कैसा है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है ना, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शंस में। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है। इसके बाद क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, तो उसके लिए जो हम माध्यम यहाँ पे लेते हैं वो प्लेटिनम लेते हैं, है ना। यह इसके बाद सेकंड जो स्टेटमेंट लिखा है कि यह या तो ऑक्सीकरण अथवा अपचयन अभिक्रियाओं के लिए सतह प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों का काम करता है, या तो उसमें ऑक्सीकरण होगा या
अपचयन डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके के हाफ सेल के साथ उसको हमने कंबाइन किया है। तो सेकंड भी सही था। देखो हमें रॉन्ग वाला स्टेटमेंट पता करना है। यह इलेक्ट्रॉनों के चालन के लिए सतह प्रदान करता है, बिल्कुल सही है ना। माध्यम हमने कहा ना कि ये सतह देता है ताकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए। तो ऑप्शन थ्री भी यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। हमें रॉन्ग पता करना है, तो बचा कौन सा, फोर्थ। तो वहां ये लिखा है कि यह रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए सतह प्रदान करता है, बिल्कुल नहीं। तो रॉन्ग हो जाएगा फोर्थ। रेडॉक्स आप समझते हैं ना, जहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्या होती हैं, साथ साथ होती हैं, है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसको हम रेडॉक्स बोलते हैं। तो फोर्थ वाला यहाँ पे आपका कैसा हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आंसर आप इसमें मार्क करते फोर्थ। सिंपल था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। ये रहे देखो आपके आगे के क्वेश्चन। बात करते हैं इसके बारे में भी हम लोग, है ना, इन सिंपल क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। यहाँ पे बात की है कि एक विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल के समान व्यवहार कर सकता है जब, देखो तीन कंडीशंस अपने पास होती हैं, हमने आपको बताया भी है पहले जब इस चैप्टर के हमने बारे में डिस्कस किया था। देखो पहला होता है क्या, कि ई सेल मतलब सेल का पोटेंशियल, और एक होता है एक्सटर्नल पोटेंशियल। ठीक। तो एक तो ये हो सकता है कि सेल पोटेंशियल और जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं वो इक्वल हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ई सेल की वैल्यू ज्यादा हो और ई एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू कम। तीसरा हो सकता है कि ई सेल की वैल्यू कम हो जाए एक्सटर्नल पोटेंशियल से। ये तीन केस अपने पास बन सकते हैं। देखो कोई भी सेल है, उसमें हम जब एक्सटर्नल मतलब बाहर से जब हम उसमें क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप उसमें बोलोगे कि वोल्टेज अप्लाई करोगे ना, तो वो एक्सटर्नल पोटेंशियल है यहाँ पे, राइट। तो जब देखो दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो सेल काम नहीं करेगा, है ना, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी सेल के अंदर, नो रिएक्शन, ठीक। सेल कोई काम नहीं करेगा। जब ई सेल की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो आपका एक आपका गैल्वेनिक सेल की तरह ही काम करेगा, है ना। यहाँ पे बात की गई ना विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल की। तो जब सेल का पोटेंशियल ज्यादा है तो वो विद्युत रासायनिक सेल का ही काम करेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करते हैं तो फिर वहां पे वो आपका विद्युत अपघटनी सेल का काम करेगा। मतलब समझे ना आप क्या होगा, कि जैसे आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है नॉर्मली। तो जब आप एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई कर दोगे ना तो रिएक्शन अपोजिट हो जाएंगी, बस इतना सा मतलब है। दैट मीन्स जो सेल पहले विद्युत रासायनिक सेल था वो आपका हो जाएगा विद्युत अपघटनी सेल, राइट। तो उन्होंने वो कंडीशन आपसे पूछी है कि किस कंडीशन में विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल के समान व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। तो आप बोलोगे जब एक्सटर्नल पोटेंशियल हम ज्यादा अप्लाई करते हैं उसके सेल पोटेंशियल से। और ऐसा ऑप्शन देखो आपके पास है थ्री। तो ऑप्शन थ्री यहाँ पे करेक्ट हो जाता है आपका। याद रखना, जब इक्वल है तो सेल कोई काम नहीं करेगा, जब ई सेल की वैल्यू ज्यादा है तो वो आपका गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा, और जब, और आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना इंग्लिश में, तब वो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही रिएक्शंस होंगे, है ना। और जब आपका यहाँ पे हाँ ई सेल की वैल्यू कम हो जाती है तो उस केस में वो आपका हो जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तब इस केस में वो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना। तो ये तीनों कंडीशन से याद रखना, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे हो जाता थर्ड सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया है कि विद्युत अपघट्यों के विलयन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। देखो रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि विलयन की चालकता आयनों के आकार पर निर्भर करती है, बिल्कुल करती है ना। इसके बाद कहते हैं चालकता विलयन की सांद्रता पर निर्भर करती है, बिल्कुल करती है ना। चालकता विलयन में उपस्थित आयनों के विलायक योजन पर निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो अपने सॉल्यूशन में आयन है जब वो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उस पर निर्भर नहीं करेगी। तो ये तो रॉन्ग है, करती है, क्योंकि तभी तो देखो श्यानता मतलब क्या है, श्यानता होता है आपके विलायक का गुण, है ना। तो श्यानता जैसे जैसे चेंज होगी, सॉल्वेंट हम जैसे जैसे चेंज करेंगे, है ना, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी तो चेंज होगी। लेकिन ये कहते हैं कि निर्भर नहीं करती है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो इसका भी ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाता है। लास्ट में लिखा है कि चालकता ताप बढ़ाने से बढ़ती है, आंसर बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वहां पे आपके जो आयंस होंगे वो बढ़ते जाएंगे, राइट। तो वो भी वहां पे कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे। तो स्टेटमेंट कौन सा यहाँ पे रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर थर्ड, है ना। सिंपल था। अब आपका आता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है, देखते हैं। नीचे दिए गए आंकड़ों का उपयोग करते हुए प्रबलतम अपचायक, देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब जिसका ऑक्सीकरण होता है, वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का।
ठीक। वो किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग मतलब अपचायक, है ना, याद रखना। यदि कोई अपने पास ऐसा आयन है जो ऑक्सीडेशन के लिए आप बोलो कि ऑक्सीडेशन उसका हो सकता है, तो वो वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा। और यदि किसी का रिडक्शन हो सकता है आसानी से, तो वो किसका काम करेगा? वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग आप समझते ही हो, सिंपल सा, है ना, ऑक्सीकारक का। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने पहले पूछा है प्रबलतम अपचायक का। पहले देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पे डाटा हमारे पास क्या दिया दे रखा है। तो डाटा यहाँ पे ध्यान से देखना थोड़ा सा आप। देखो जो पहला यहाँ पे डाटा दे रखा है वो Cr2O7 और Cr+3 में कन्वर्ट किया है। दिया है ई नॉट की वैल्यू कितनी? 1.33 वोल्ट। समझना आप यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा। यहाँ पे जो वैल्यू दी है उन्होंने ई नॉट की, Cr2O7 2 बदला है किसमें? क्रोमियम+3 में। और इसके लिए वैल्यू दे रखी है 1.33 वोल्ट। तो पहले आप ये देखो कि ये कौन सा पोटेंशियल दिया है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। कैसे पता चलेगा? सिंपल है, देखो। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 6, और बदला किसमें? 6 से 3 में। हुआ क्या है? डेट में ऑक्सीकरण संख्या कम हो गई। ऑक्सीकरण संख्या कम होना मतलब क्या हो गया? ये रिडक्शन। तो ये कौन सा पोटेंशियल दिया है? रिडक्शन पोटेंशियल। अपचयन विभव आपके सामने ये दे रखा है ना। मानक अपचयन विभव जिसको आप बोलोगे, क्योंकि इनऑर्ड है, स्टैंडर्ड कंडीशन है ना। तो मानक अपचयन विभव आपको दे रखा है। अब आपको हमने एक चीज और बताई थी कि ये किस पे डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन होगी कि नहीं? डेल्टा जी की वैल्यू पे। और डेल्टा जी आपको पता है कि क्या होता है? -NF सेल। यदि ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो रिएक्शन होगी, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए हमें। यदि ई सेल की वैल्यू नेगेटिव है तो वो रिएक्शन नहीं होगी, मतलब वो कन्वर्जन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ई नॉट की वैल्यू दे रखी है कॉपर के लिए, वो कैसी है? पॉजिटिव है। सॉरी, क्रोमियम के लिए +6 से +3 में बदलेगा। डेट मीन्स ये तो फॉलो हो सकता है, ये रिएक्शन हो सकती है। सेकंड ये Cl2 से Cl- के लिए वो भी पॉजिटिव है, इससे ज्यादा है तो डेट मीन्स वो भी आपका रिडक्शन के लिए जाएगा। MnO4 से Mn2+ के लिए भी दी है, रिडक्शन के लिए जाएगा। लास्ट में जो लिखा है ना Cr+3 से Cr, इसके लिए वैल्यू दी है नेगेटिव में। डेट मीन्स ए वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस केस में डेल्टा जी का मान कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो इसकी अपोजिट रिएक्शन हो जाएगी। तो दिया था रिडक्शन, रिडक्शन तो पॉसिबल है नहीं, डेट मीन्स इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन, है ना। इसकी रिवर्स कर दोगे तो इसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव। ई की वैल्यू, ई की वैल्यू पॉजिटिव, डेट मीन्स रिएक्शन पॉसिबल है। तो इसकी अपोजिट रिएक्शन हो सकती है, डेट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का। तो यहाँ पे प्रबलतम अपचायक कौन हो जाएगा? क्रोमियम। अब एक चीज याद रखना, जब भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो तो आपसे पूछा जाए प्रबलतम अपचायक कौन सा है, तो जो यहाँ पे दो आयन लिखे हैं ना, Cr+3 और Cr ऑब्लिक, तो आपको इस मेटल को पकड़ना है, Cr को। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीकारक कौन सा है, तो फिर Cr+3, उसके पहले वाले आयन को आपको देखना होता है, ठीक है। तो इसमें आंसर आप मार्क कर दोगे Cr। क्रोमियम यहाँ पे प्रबलतम अपचायक है। अब आपके लिए डायरेक्ट हम ट्रिक बता देते हैं। जब भी आपको ऐसा सवाल आए कि प्रबलतम अपचायक कौन सा है, तो आपको ये देख लेना है कि किसके लिए जो ई सेल की वैल्यू है, वो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। जिसके लिए नेगेटिव होगी वो प्रबलतम अपचायक। और जिसके लिए जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी वैल्यू, वो उतना ही अच्छा ऑक्सीकारक का काम करेगा। ये ध्यान रखना आप, ठीक। आपको इतना समझा दिया। इसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो क्या, कि जिसके लिए ई सेल की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में दी है, वो अच्छा क्या होगा? आपका अपचायक। और जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जितनी ज्यादा प्लस में है, वो उतना ही अच्छा ऑक्सीकारक का काम करेगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वहां आपको ये चीजें और क्लियर, इससे रिलेटेड ही है, देखो। सारे कॉन्सेप्चुअल हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो हमने इसलिए यहाँ पे ये डाटा भी दे रखा है, वो सेम डाटा जो लास्ट स्लाइड में आपके पास था। तो पहला तो आपका हो गया। यहाँ पे लिखा है कि प्रश्न 8 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से प्रबलतम ऑक्सीकारक आपसे पूछ लिया। देखो जब भी ऑक्सीडाइजिंग आपसे पूछा जाए, ठीक, ऑक्सीडाइजिंग पूछा जाए, तो आपको देख लेना है कि किसके लिए ई सेल की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक। और जब भी आपसे रिड्यूसिंग दैट मीन्स अपचायक की बात की जाए, तो आपको देख लेना है किसके लिए ई की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक। तो अपचायक तो आप समझ गए, बस इतना ध्यान रखना कि जब अपचायक आपसे मार्क करेंगे तो इस वाले को आप मार्क करोगे, मतलब जो आपका जो सेकंड आयन फॉर्म में है, राइट। और जब ऑक्सीकारक की बात की जाएगी तो इस वाले को, है ना, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है ना, इसलिए, ठीक। तो समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, अभी हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है ऑक्सीकारक कौन सा होगा। तो आपको क्या देखना है कि किसके लिए
ई सेल की जो वैल्यू दी है वो कितनी ज्यादा पॉजिटिव है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव आप देखोगे तो किसके लिए है, MnO4- और Mn+2 के लिए। ठीक। अब ऑप्शन में जब आप देखोगे तो Mn2+ भी दे रखा है और MnO4- भी दे रखा है। तो इसके लिए हमने क्या बताया आपको कि जब भी आपसे पूछा जाए ऑक्सीकारक, जब भी आपसे क्या पूछा जाए ऑक्सीकारक, तो आपको इस वाले आयन को मार्क करना है। और अपचायक की बात की जाए तो आपको इस वाले आयन को मार्क करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीकारक जब आप देखोगे तो कौन सा अच्छा हो जाएगा, आप सिंपल मार्क कर सकते हो MnO4-। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या देखा हमने, किसके लिए ई की वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी वो उतना ही अच्छा क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीकारक, क्योंकि वो अपचयन के लिए जाएगा तो ऑक्सीकारक। ठीक। इसी तरीके से देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रश्न 8 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग है ना करते हुए ज्ञात कीजिए कि अपचायक, अब यहाँ पे अपचायक का सही विकल्प आपसे पूछा गया कि कौन सा सही क्रम होगा। देखते हैं। तो अपचायक के लिए क्या देखना है, नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव किस में है, क्रोमियम के लिए है। तो सबसे ज्यादा तो क्रोमियम हो जाएगा। उसके बाद देखो कि किसके लिए पॉजिटिव तो है लेकिन किसके लिए कम पॉजिटिव है, तो आपको पता है Cr+3 के लिए। देखो हमने बताया है कि अपचायक के लिए आपको सेकंड आयन देखना है जो उसके बगल वाला होगा, और ऑक्सीकारक के लिए फर्स्ट आयन आपको देखना है, तो Cr+3 हो गया। इसके बाद क्या होना चाहिए, Cl- होना चाहिए क्योंकि उसके लिए 1.36 है। और उसके बाद होना चाहिए Mn+2। ये होना चाहिए अपचायक का ऑर्डर। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल देखो होगा। सबसे ज्यादा Cr, तो इसमें भी Cr है, तीन ऑप्शन में Cr, उसके बाद Cr+3। तो ऑप्शन नंबर देखो सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, Cr फिर Cr+3 फिर Cl- फिर Mn+2। सिंपल था। तो ये ध्यान रखना है देखो कि रिड्यूसिंग की बात की जाए, अब चेक की बात की जाए तो सेकंड आयन पकड़ना है आपको, और वो भी जिसमें सबसे ज्यादा माइनस वैल्यू दी हो। और ऑक्सीका की बात की जाए तो फर्स्ट आयन को पकड़ना है, और जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी वो उतना अच्छा। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि प्रश्न 8 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करते हुए अपचयित अवस्था में तो सर्वाधिक स्थायी आयन को ज्ञात कीजिए। अपचयित अवस्था का मतलब आप समझते हो ना कि उसका रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन होने के बाद कौन सा आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो देखो ये तो रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है, तो जिसके लिए जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी वो उतनी ज्यादा फेवरेबल है। ई सेल की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव वो उतना ज्यादा फेवरेबल, और वो उतना ज्यादा स्टेबल भी होगा। तभी तो ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आई, है ना। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा पॉजिटिव था इसके लिए MnO4- से Mn+2 के लिए। तो कौन सा आयन सबसे ज्यादा यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, Mn+2 हम कहेंगे सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, है ना, रिडक्शन फॉर्म में, क्योंकि रिडक्शन हो गया, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाता है। सिंपल थे, है ना। आई होप कि क्लियर होंगे। तो आपको सिंपल यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब अपचयक की बात की जाए तो आपको देखना है कि किसके लिए अपचयन विभव नेगेटिव है। जब आपसे ऑक्सीकारक की बात की जाए तो ये देख लेना है कि किसके लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है ई सेल की। जिसके लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगी उसका जो पहला आयन होगा ना वो ऑक्सीकारक, और उसी केस में जिसके लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उसमें जो सेकंड आयन होगा वो आपका हो जाएगा अच्छा, आपका अपचायक, राइट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसी से रिलेटेड एक और है यहाँ पे दे रखा है कि प्रश्न 8 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकृत आपसे पूछा गया है कि जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में, तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में आप सिंपल है। पहली बात तो किसका ऑक्सीकरण होगा, जिसके लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो फोर्थ वाले को आप देखोगे। और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, देखो आपको हमने ये बताया था स्टार्टिंग में, ये कौन सा पोटेंशियल दिया रखा था, रिडक्शन पोटेंशियल, वैल्यू थी -0.74 वोल्ट। इसका रिवर्स कर दो, उल्टी रिएक्शन, दैट मीन Cr से यदि Cr+3 बना होता तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाता। आपको पता है रिएक्शन बदलने पर, रिवर्स करने पर साइन बदल जाता है, तो ये प्लस का हो जाता। अब देखो ई सेल की वैल्यू जिसके लिए पॉजिटिव वो फेवरेबल, तो ये वाली तो फेवरेबल है। और इसमें स्टेबल आयन कौन सा बनेगा, Cr+3। तो ऑक्सीकृत स्पीसीज जो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी वो आपका हो जाएगा फर्स्ट वाली, है ना, Cr+3, राइट। सिंपल था। ओके। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि Al2O3 से 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा। तो ये कैसे करना है, देखो Al2O3 दे रखा है, इसमें एल्यूमिनियम किस में है आपको पता है, एल्यूमिनियम यहाँ पे +3 में। ठीक। एल्यूमिनियम किस में है, यहाँ पे +3 में है, राइट। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे इसमें से यदि 1 मोल एल्यूमिनियम बनाना है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि Al2O3 उसके पास है तो दो एल्यूमिनियम, राइट।
लेकिन यदि हमें 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करना है तो कितना आवश्यक लगेगा, 3 मोल। 3 मोल दैट मीन्स आप बोलोगे 3 फैराडे यहाँ पे आपका लगेगा, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाता है। सिंपल था, राइट। ओके, परफेक्टली फाइन। आगे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि चालकता सेल का सेल स्थिरांक। अब सेल स्थिरांक की बात की है जिसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से। फॉर्मूला आपको पता होता है, क्या होता है, L/A। एल क्या होता है यहाँ पे, आपको पता है कि दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस। जैसे हमें आपको यहाँ पे यदि बना के दिखाएं तो आपका सिंपल ये होता है इस तरीके से, जैसे इस सेल में यदि अपने ये दो इलेक्ट्रोड हैं, है ना, तो इन इलेक्ट्रोडों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होती है एल। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो एल। और जो ए है वो है एरिया। एरिया कितना लेते हैं हम इसमें, तो एरिया आपको वो वाला लेना है जितना भाग इसका इस इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ होता है, डिप्ट होता है, इतना भाग, इतना एरिया, है ना। तो आप जब बात करेंगे हम किसी भी सेल के लिए, जो सेल स्थिरांक होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी फिक्स रहेगी। और उसके जो एरिया है वो भी यहाँ पे क्या रहेगा आपका, फिक्स रहेगा। एरिया जो रहेगा, जो डिफ्ट है इलेक्ट्रोड का, वो भी फिक्स रहेगा। तो सेल स्थिरांक की जो वैल्यू होती है वो किसी पर्टिकुलर सेल के लिए हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो यहाँ पे लिखा है, पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है कि विद्युत अपघट्ट परिवर्तित करने पर परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल नहीं। आप बदलोगे विद्युत अपघट्ट, इलेक्ट्रोलाइट बदलेंगे तो चेंज नहीं होगा। विद्युत अपघट्ट की सान्यता परिवर्तित करने पर परिवर्तित हो जाता है, तो ये भी आपका क्या था, सही नहीं था, क्योंकि वो बदलेगा नहीं, है ना। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके आगे वाले ऑप्शन हम देख लेते हैं, है ना। यदि बात करें तो यहाँ पे दे रखा है अब आपके लिए क्या, देखो सॉरी, कि विद्युत अपघट्ट का ताप परिवर्तित करने पर परिवर्तित होता है, नहीं। दिए गए सेल के लिए स्थिर रहता है, बिल्कुल सही। तो सेल स्थिरांक का मान हमेशा फिक्स रहेगा उस सेल के लिए, L/A। बताया ना क्यों फिक्स रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होता। सिंपल है अभी कि लेड स्टोरेज बैटरी, दैट मीन्स लेड संचायक सेल को चार्ज करते समय कौन सी रिएक्शन क्या होता है, देखो। तो PbSO4 एनोड पीबी में अपचयित होता है ना। या आप बोलोगे कि PbSO4 कैथोड पीबी में अपचयित होता है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी रिएक्शन यहाँ पे होती है। तो याद रखना, लेड स्टोरेज बैटरी में जो होता है PbSO4, है ना, चार्ज करते समय, दैट मीन्स आप इसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। तो आप इतना समझना, देखो हमने आपको बताया था कि जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बाहर से देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा एनोड पर। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि PbSO4 जो होता है वो एनोड पीबी में अपचयित होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, राइट। क्योंकि यहाँ पे चार्ज करते टाइम की बात की गई है, राइट। तो PbSO4 जो होगा एनोड पीबी में अपचयित हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन यदि हम देखें तो अगला यहाँ पर जो है, जो कोलरास नियम से आ गया आपका। यहाँ पे पूछा गया है कि किसमें ये NH4OH के इक्वल होगा। तो देखो NH4OH के इक्वल चाहिए तो NH4OH उसमें बनना चाहिए। कैसे, देखो ये सेकंड वाले को देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया NH4Cl। इसमें यदि हम NaOH को मिला दें तो बन जाएगा NaNH4OH, और एक्स्ट्रा क्या बचेगा, NaCl। और उसमें से हमने NaCl को हटा दिया, माइनस कर दिया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, NH4OH के, राइट। यहाँ पे समझो आप एक बार सिंपल सा, देखो यदि हम जनरल रिएक्शन यहाँ पे सिंपल सा लिख के दिखाएं कि आपने NH4Cl लिया और उसमें NaOH को मिलाया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH4OH और साथ में NaCl। ऐसे ही है ना। तो NaCl जो एक्स्ट्रा बन रहा था उसको हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो बचेगा क्या, ओनली NH4OH। तो उन्होंने वही पूछा है कि किसमें ये NH4OH के इक्वल होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, है ना। सिंपल सा था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बात करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम कुछ मैच ऑफ द कॉलम टाइप क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, राइट। तो नमक के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन में कौन सी अर्धशैल अभिक्रिया यहाँ पे आपसे पूछी गई है कि एनोड पर होगी। आपको फिर वही देखो, यहाँ पे ई सेल की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि जब एक्वस NaCl की हम बात करेंगे, एक्वस, तो अपने पास वहां पे कौन कौन है जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस जो होंगी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। एक तो आप बोलोगे Na+ आयन है, इसके बाद Cl- आयन है, और इसके बाद H2O भी है। तो ए आयन यहाँ पे हैं जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखोगे Na से Na+। अब बात की है देखो एनोड की, और एनोड पे क्या होता है आपको पता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, नहीं होगा, है ना। यहाँ पे भी आप देखोगे इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो रिडक्शन है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक।
तो रिडक्शन रिएक्शन तो होनी नहीं है, ऑक्सीडेशन हमें देखना था, तो सेकंड और फोर्थ में से अब आपको देखना है। अब आप यहाँ पे ये देख लो कि किसके लिए वैल्यू, ई सेल की वैल्यू कम है, 1.23 वोल्ट, इसके लिए 1.36 वोल्ट। तो जिसके लिए कम पॉजिटिव वैल्यू है वो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी हम देंगे। तो जो रिएक्शन के लिए ई सेल की वैल्यू कम है वो जल्दी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन नंबर 2 हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें मार्क कर सकते हैं, सही हो जाएगा। राइट। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आई होप सो कि ये यहाँ तक की जो 17 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आपको क्लियर होंगे। याद रखना बीच में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे, जो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आए हैं, वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सिंपल सा ध्यान रखना कि ई सेल की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव, वो उतना ही अच्छा ऑक्सीकारक का काम करेगा। और जिसके लिए ई सेल की वैल्यू आपकी नेगेटिव रहेगी, वो उतना ही अच्छा आपका अपचायक का काम करेगा, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपके मैच ऑफ द कॉलम टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। तो इनको हम यहाँ पे मैच करते हैं, राइट। आप लोग खुद से करना एंड लास्ट में आप अपना आंसर मैच कर लेना। देखो ये सिंपल सा है, कॉलम 1 में यहाँ पे सिंबल दिए हैं और यहाँ पे उनकी यूनिट्स दी हैं, इकाइयां दे रखी हैं, राइट। तो लेमडा एम को आपको पता ही है, लेमडा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ऑप्शन इसका तो थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट को सी से मिला दोगे। सेकंड यहाँ पे देगा कि ये क्या है, ई सेल। तो ई सेल आपको पता है किसमें हम मेजर करते हैं, बोल्ट में, तो ई सेल को बोल्ट से मिला दोगे। थर्ड आपका है कप्पा, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता की यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऑप्शन 1 हो जाता। और जो फोर्थ यहाँ पे दिखाता है जी स्टार, जो कि क्या है, सेल कांस्टेंट, सेल स्ट्रांग, तो इसकी मीटर इनवर्स। इस तरीके से आप मेजर कर दोगे, ये सही आंसर हो गए, मिला लेना। आई होप कि आप सबसे बन गई होगी, सिंपल क्वेश्चन था, राइट। देखो ये आपके बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस वहां पे आएंगे। तो इसी में से आपको मिलेंगे वो 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, है ना, जो भी आपके आते हैं, खालिस्तान, सही जोड़ी, सही गलत, है ना, वो सब इसी में से आएंगे। तो आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, राइट। आगे चलते हैं, अगला इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये रहा, इसमें दो दो आपके लिए दे रखे हैं, यहाँ पे आप बताते हैं आप, है ना, सिंपल सा देखना 1 बाय 1। तो पहला देखो, लेमडा एम यहाँ पे दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी। हम मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो देखो मात्रा विहीन, जो अभी आपको हमने बताया इंटेंसिव क्या था, ई सेल। तो ई सेल को तो आप मिला दोगे मात्रा विहीन से, है ना, सेकंड की फर्स्ट। डेल्टा जी कैसा है, एक्सटेंसिव, मात्रा पर निर्भर करता है, तो इसकी सी से, ये दो आपकी बन जाएंगी, राइट। फिर लेमडा एम जो बचे, लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी है, आपको पता है तनुता बढ़ाने से जो लेमडा एम की वैल्यू है वो बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, तो इसका तो फोर्थ हो जाता, तनुता के साथ बढ़ता है। और कप्पा की वैल्यू क्या होती है, आयनों की संख्या और आयतन पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से आप इसको मिला दोगे, सिंपल सा था, राइट। तो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट वाले को हमने मिलाया किससे, डी से। सेकेंड जो आपका था वो था आपका ए से। थर्ड वाला आपका हो गया किससे, बी वाले से। और फोर्थ वाला जो आपका है वो है सी से। तो ये आपका सही मैच हो जाता है, राइट। अगला यहाँ पे देखेंगे तो बात करते हैं अगले वाले में। देखो ये भी सही जोड़ी दी है, सेल से रिलेटेड है। सीसा संचायक बैटरी या सीसा संचालक बैटरी, जो आपका लेड एक्यूमुलेशन सेल होता है, बैटरी होती है, उसमें क्या है आपको पता है, एनोड पे क्या होता है, लेड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता। मरकरी सेल आपको पता है, हमने बताया है कि मरकरी सेल में क्या होता है, जो सेल पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट रहता है, तो ई सेल क्या रहता है, स्थिर रहता है। ईंधन सेल आपको पता है, अधिकतम दक्षता आप बोल सकते हो। और जो बचा है आपका जंग लगना, वो आपको बोलोगे गैल्वेनाइजेशन के द्वारा हम उसको रोक कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप देखोगे, फर्स्ट की हमने यहाँ पे आप किससे मिलाओगे, डी वाले से। सेकंड का सही मैच हो जाता आपका सी से। थर्ड वाले का जो सही मैच आपका हो जाता वो आप मिला देते फर्स्ट वाले से। और जो फोर्थ वाला आपका था वो हो जाता बी वाले से। सिंपल है, एक बार खुद से करना है, उसके बाद आपको ये आंसर मैच कर लेने हैं, राइट। तभी आपको ये सही पता चलेगा कि कितना आपसे बनते हैं, राइट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका अगला क्वेश्चन, है ना। देखो जितने भी पॉसिबल आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो इन्हीं में से बनेंगे। अब यहाँ पे जो सही जोड़ी दे दी है वो फॉर्मूला से रिलेटेड है। कप्पा का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, तो कप्पा, और इसके बाद लेमडा एम का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, इसके बाद अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आयनन की मात्रा, और यहाँ पे क्यू आवेश। तो क्यू को आप सबको पता है, क्यू इक्वल क्या होता है, आई इंटू टी, तो इसको तो आई इंटू टी से मिला दोगे, राइट। अल्फा भी आप सबको पता है कि क्या होता है, लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम, तो ये आपको मिल जाएगा, राइट। अब बचा क्या आपका, लेमडा एम। लेमडा एम इक्वल क्या होता है, कप्पा अपॉन सी होता है, राइट। तो बचा क्या फिर आपका, जो कप्पा बचा था वो हो जाएगा स्क्वायर रूट जी स्टार अपॉन
आर। राइट। वैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, ये सिंपल जी स्टार अपॉन आर हो जाएगा। राइट। क्योंकि देखो कप्पा यहाँ पे रॉन्ग है शायद यहाँ पे। सो देखो कप्पा इक्वल क्या होता है, 1/रो। और वो इक्वल क्या था आपका, आर इक्वल होता था रो इंटू एल अपॉन ए। तो वो इक्वल होता था आपका आर ए अपॉन एल, तो यहाँ पे हो जाता एल अपॉन आर इंटू ए। राइट। तो एल अपॉन ए क्या होता है, जी स्टार, और अपॉन में क्या हो जाएगा, आर। तो कब पर इक्वल ए होता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट आपको नहीं लगाना है, यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। राइट। तो इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आपका ये स्क्वायर रूट नहीं होगा, बाकी सही है, जी स्टार अपॉन आर हो जाता है। राइट। तो ऑप्शन नंबर आप इस तरीके से सिंपल फॉर्मूले से मैच कर दोगे। राइट। यहाँ पे फर्स्ट वाले का फोर्स है। राइट। सिंपल है ना, कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। आगे चलते हैं, जल्दी से अगले वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे पहला कॉलम में दिया है लेकलांसी सेल। लेकलांसी सेल आपको पता है डेनियल सेल को ही बोलते हैं, तो आप यहाँ पे सिंपल सा बोल सकते हो। डेनियल सेल तो आपको पता है एनोड पे क्या होता है, जिंक का ऑक्सीकरण, तो एनोड पर अभिक्रिया मिला दोगे। निकल कैडमियम सेल, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो निकल कैडमियम सेल जो है वो एक सेकेंडरी सेल है, दैट मीन्स उसको रिचार्ज कर सकते हैं हम, है ना, चार्ज कर सकते हैं। तो निकल कैडमियम को आप मिला दोगे कि पुनः चार्जिंग युक्त। ईंधन सेल क्या होता है, ईंधन सेल में आप देख सकते हो, तो अभिक्रिया आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम बर्न करते हैं तो वहां पे आपको पानी मिलता है। राइट। ईंधन सेल को आप इससे भी मिला सकते हो कि दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसके लिए दो दो यहाँ पे सही है, आप दोनों मिला सकते हो। ठीक है। मरकरी सेल, मरकरी सेल आपको हमने बताया था कि इसमें कोई आयन सम्मिलित नहीं होता है ना, और इसका जो उपयोग होता है वो आपको पता है शून्य सेवन यंत्रों में किया जाता है। तो इसको आप मिला दोगे सेकंड से। राइट। मरकरी सेल को कांस्टेंट यहाँ पे पोटेंशियल आपको मिलता है। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते थे। बस यहाँ पे याद रखना थर्ड वाले के दो दो यहाँ पे सही है, दोनों से मिला दोगे, फर्स्ट से भी और लास्ट से भी। सिंपल था क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगेन एक एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है, सिंपल है। बस थोड़ा सा आपको वहां पे माइंड अपना यूज करना पड़ेगा, और सिंपल ही है चीजें। देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर कॉलम वन और कॉलम सेकंड के पदों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, वैल्यू दे रखी है, देखो ए की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग है और रिड्यूसिंग है उनको लिख लेते हैं पहले। राइट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, दैट मीन जो ऑक्सी का काम करेंगे, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे उनको हम लिख लें पहले यहाँ पे, ताकि हमें सहूलियत हो जाएगी। अब आपको हमने अभी बताया था कि ई सेल की वैल्यू देखनी है। देखो ये सब के सब कौन सा पोटेंशियल दे रखे हैं, यहाँ पे अपचयन विभव दे रखा है। कैसे पता चला, आप देखो फ्लोरीन F2 था, जीरो ऑक्सीकरण संख्या से -1 में गया, ऑक्सीकरण संख्या कम हो गई, दैट मीन्स अपचयन हुआ। तो अपचयन विभव दे रखे हैं आपको, अपचयन विभव दिया है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि किसके लिए ई की वैल्यू प्लस में है, किसके लिए माइनस में। जिसके लिए प्लस में होगी वो अच्छा आपका ऑक्सीकारक होगा, और जिसके लिए माइनस में होगी वो अच्छा आपका आपका क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो पहले के लिए लिखा है 2.87, जो कि हाईएस्ट वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। राइट। तो पॉजिटिव वैल्यू है तो वो अच्छा क्या होगा, अब आपका ऑक्सीकारक हो जाएगा। राइट। तो ऑक्सीकारक में आप देखोगे F2 तो सबसे अच्छा हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे तो कौन सा होना चाहिए, इसके बाद जो वैल्यू है वो है 1.4, दैट मीन्स आपका Au+3 हो जाएगा। इसके बाद 1.09, तो आप Br2, यहाँ पे Br2 नीचे लिखा होना है ना, ऊपर नहीं होगा Br2। इसके बाद आप देखोगे तो लिथियम प्लस, इस तरीके से। राइट। क्योंकि आपको हमने बताया था जब रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा ना, और आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीकारक, तो आपको फर्स्ट आयन लेना है। ठीक। इसी तरीके से जब अपचायक की बात करी जाएगी तो आपको देखना है कि किसके लिए नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव सबसे ज्यादा किसके लिए, आपका लिथियम आयन वाले के लिए। तो इसमें आपको जब अपचायक आप लोगोगे तो सेकंड आयन, दैट मीन्स लिथियम सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, अपचायक। राइट। इसके बाद जब आप देखोगे तो इसके बाद वैल्यू जो है 1.09, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका Br-। इसके बाद आप देखोगे तो फिर है 1.4, तो यहाँ पे Au। इसके बाद यहाँ देखोगे तो F-, ये आपने लिख लिया। ये आपको समझ आया ना, सिंपल सा देखना है वैल्यू, जिसके लिए जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू, वो आपका उसका जो फर्स्ट आयन होगा उतना अच्छा क्या होगा, ऑक्सीकारक, और जिसके लिए जितनी ज्यादा नेगेटिव उसका सेकंड आयन उतना ज्यादा अच्छा क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। सिंपल था, वैल्यू देख के आपको ये करना है, कुछ याद नहीं करना है। बस वैल्यू देखो, कंपेयर करो, आप ऑर्डर निकाल लोगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे मैच करने के लिए, है ना। तो F2 की बात की है, तो F2 क्या है देखो, आपको पता चलेगा, एक तो अधातु है,
और दूसरी जो क्या है आपका, अच्छा ऑक्सीकारक है। तो देखो ऐसा कुछ है कि ऑप्शन में देखो ये है अधातु जो कि उत्तम ऑक्सीकर्मक है, तो आपको सी से मिला देना है, ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले को आपने मिला दिया सी से। सेकंड लिथियम, लिथियम क्या है, अच्छा अपचायक है, राइट। तो लिथियम धातु भी है और एक क्या है, प्रबल अपचायक, तो सेकंड को आप मिला दोगे वन से, सेकंड को ए से मिला देंगे हम, राइट। इसके बाद Au+3, Au+3 देखो धातु भी है और किसकी लिस्ट में आ रहा है आपका ये, ऑक्सीकारक की लिस्ट में आ रहा है। तो देखो धातु आयन जो दुर्बलतम ऑक्सीकरण कर्मक है ना। तो देखो बिल्कुल सही हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, धातु है लेकिन देखो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक तो हो गया F2। तो इसके बाद हम इसी को मार्क कर देंगे कि धातु आयन जो कि दुर्बलतम ऑक्सीकरण कर्मक है। ठीक, तो इसको आप देखो लोगे थर्ड वाले में आपने इसको मिला दिया किससे, बी से। कंपेयर करेंगे ना फ्लोरीन से तो वो दुर्बल है, इसलिए हम इसको मिला सकते हैं। Br- कैसी है, देखो Br- आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, दुर्बल अपचायक है, देख सकते हैं। धातु तो नहीं है यहाँ पे, कुछ ऐसा है क्या, ठीक है। ऋण जो दुर्बलतम अपचयन कर्मक है ना, तो इसको आप मिला दोगे दुर्बल वाले से, एफ वाले से, राइट। तो फोर्थ वाले को आप मिला दोगे एफ से, ठीक है। यहाँ तक तो सिंपल थी चीजें। आगे चलते हैं। एयू, एयू क्या है, अक्रिय धातु होती है, तो इसको डी से मिला दोगे। आपको पता है कि गोल्ड कैसा है, इनर्ट मेटल है, जैसे प्लेटिनम गोल्ड ये सब के सब कैसे होते हैं, अक्रिय होते हैं, तो डी से मिला दोगे इसको। छठवां देखते हैं अभी हम लोग, लिथियम की बात की है, लिथियम प्लस की। तो लिथियम प्लस की क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, लिथियम प्लस किस में आया, ये तो बहुत पीछे था। इसमें ऑप्शन है धातु आयन जो कि लिखा हुआ है कुछ यहाँ पे, एक सेकेंड जस्ट देखो, ऑक्सीकरण अभिकर्मक है, धातु आयन जो कि क्या है, ऑक्सीकरण, दैट मीन्स ऑक्सीकारक है। तो लिथियम प्लस ऑक्सीकारक में आ सकता है बिल्कुल। और चीज देखो, एक चीज और लिखी हुई है यहाँ पे, एक ई वाला भी आपके पास बचा है कि ऋणायन जो कि Au+3 को क्या कर सकता है, तो ऋणायन तो ये है नहीं, तो आप इसको फिर मैच कर दोगे किसके साथ, धातु आयन जो कि ऑक्सीकरण कर्मक है ना। तो आपका दुर्बलतम है लेकिन आप बोल सकते हो, ओके ओके, वेट वेट वेट, देखो यहाँ पे एक चीज और है, धातुओं में दो दो थी अपने पास, तो इसको हम दुर्बलतम में मैच कर सकते हैं, है ना। इस वाले को, जो फोर्थ वाला यहाँ पे हमने मिलाया है, उसको हम बी से मिला दें तो ज्यादा बेटर है इस वाले को, देखो। क्योंकि जो लिथियम प्लस है वो यहाँ पे है ऑक्सीकारक में और सबसे कम आएगा, तो धातु भी है और दुर्बलतम आपका हो जाएगा लिथियम आयन। तो आप सिक्स वाले को मिलाना, सिक्स वाले को हम किससे मिला देंगे, बी से, ना कि थर्ड वाले को, है ना। थर्ड वाला क्यों नहीं मिलाया, समझ आया ना आपको, क्योंकि कंपेयर जब हम यहाँ पे करेंगे, कंपेयर जब आप यहाँ पे करोगे तो लिथियम प्लस आयन सबसे कम ऑक्सीकारक है, राइट, इस तरीके से। अब थर्ड वाला आपका भी बचा हुआ है, ठीक है। और लास्ट वाला F- बचा है और थर्ड वाला, तो F- तो ऋणायन है ना। तो आप यहाँ पे बोल दोगे कि ऋणायन जो Au+3 द्वारा ऑक्सीकृत किया जा सकता है ना। अब देखो F- यहाँ पे देखोगे ये सबसे दुर्बलतम क्या है, तो इस Br- को भी यहाँ से हटाओ, इस वाले मैचिंग को। अब आप यहाँ पे फिर से करना है इन दो चीजों को, है ना, दोनों को। अब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो ये चीजें सिर्फ कंपेयर करने पे डिपेंड है, आपको सिंपल यहाँ पे कंपेयर करना है और आप इसको सही से कर लोगे। तो देखो करते हैं, बाकी के जो बचे हैं उनको हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखो बचा था अपना Au+3 और Br-, तो यहाँ पे जब आप देखोगे इस वैल्यू को, F- क्या है, सबसे दुर्बलतम अपचायक है। तो आप यहाँ पे इसको मार्क कर दोगे ऋणायन जो कि दुर्बलतम अपचायक है, इस तरीके से, ठीक है। तो जो 7 नंबर का है उसको हम यहाँ पे मैच कर सकते हैं F से, ठीक है। अब F वाला यहाँ से आप हटा दो तो थर्ड और फोर्थ आपके पास बच गया है। अब थर्ड और फोर्थ को आप देखो यहाँ पे, Br- क्या है, नेगेटिव आयन है, तो नेगेटिव आयन जो कि क्या कर सकता है, Au+3 द्वारा ऑक्सीकृत किया जा सकता है। देखो Br- के लिए जो वैल्यू है वो कम पॉजिटिव है और Au+3 के लिए ज्यादा, दैट मीन्स फेवरेबल रिएक्शन Au+3 से Au ज्यादा है, तो उसका अपचयन होगा तो वो Br- को क्या कर सकता है, यहाँ पे Br- क्या कर सकता है, Au+3 द्वारा ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसका मतलब समझना आप क्या है, कि जो Au+3 है ना, वो आपका Br2 से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, उसको ऑक्सीडेट कर देगा, राइट। इसके बाद आप देखोगे बचा कौन सा था आपका, Au+3। तो Au+3 आपका क्या हो जाएगा, आप सिंपल बोल सकते हो लास्ट वाले से, जी से, कि धातु है जो कि क्या है, ऑक्सीकारक का काम करेगा। तो फोर्थ वाले की आपने मिला दी किसके साथ, ई वाले के साथ, और थर्ड वाला हो जाएगा आपका जी के साथ। तो ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन था
काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। बस आपको थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है कि कौन प्रबल होगा अपचायक, कौन दुर्बल होगा। वो सब वैल्यू आप इस तरीके से, ई सेल की वैल्यू देख के इस तरीके से ऑर्डर आप लिख सकते हो। यदि आप ये लिख लोगे तो इस तरीके का जो मैच ऑफ द कॉलम टाइप क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से कर लोगे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी। जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं इससे आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे। हो सकता है इसी में से कोई एक आध आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि इसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा। राइट। तो इनको करने के बाद आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। राइट। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और जो कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया है कि कैसे हम पता करेंगे कौन सा अपचायक है कौन सा ऑक्सीकारक है, वो आपको अब आने लगा होगा। राइट। तो आई होप कि सारी चीजें क्लियर हैं। तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं। बस आपको एक काम करना है, यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक कर देना, सेशन को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, है ना। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको कर लेना है। राइट। और कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट सेक्शन में आपको पूछ लेना है, हम उसको यहाँ पे आपको नेक्स्ट सेशन में वो क्वेश्चन फिर से सॉल्व करा देंगे। यदि कोई डाउट आपको रहता है तो बता दिया करेंगे। राइट। आई होप कि सारी चीजें क्लियर होंगी। राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में चैप्टर नंबर 3 के साथ, जो कि आपका है केमिकल काइनेटिक्स। राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।